वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 520 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 520 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से वित्त आयोग के कार्य हैं बताइए। पहला स्टेटमेंट है, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, प्राप्त करों को राज्यों में बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार, और संघ सरकार और राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना और रिपोर्ट देना। बताइए। देखिए, इनमें से कुछ कार्य तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के हैं। ठीक है। अब जो यहाँ वित्त आयोग का जो कार्य है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान दूसरा और तीसरा कार्य है। ठीक है, पहला नहीं है। पहले से कितने एलिमिनेट हो जाते, 1 और 2। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के जो गठन का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, और प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और वित्त आयोग के कार्य संविधान के अनुरूप निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगामों के वितरण के बारे में राज्यों और राज्यों के बीच ऐसे आगामों के भाग के आवंटन के बारे में सिफारिश करना, और भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करना। ठीक है। सुदृढ़ वित्त हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करना। ठीक है। बहुत सारे कार्य हैं इसके, वित्त आयोग के कुछ कार्य हैं इनमें। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? कौन सा संविधान संशोधन है वो है 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में, ठीक है, 75(1) का के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 257, 258, 355, 356। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के लिए। 355 भी नहीं है, या तो 257 है या 258 है। बताइए कौन सा पहले ही, या 257? तो संविधान के अनुच्छेद 257(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। केंद्र सरकार से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। क्यों, लोकसभा में कुछ खास बात है क्या? ये मनी बिल है क्या जो केवल लोकसभा में आएगा? अविश्वास प्रस्ताव है क्या केवल लोकसभा में आएगा? गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, राज्यसभा के भी तो हो सकते हैं वो। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अंडर में होता है, संसदीय कार्य मंत्रालय के नहीं। दोनों के दोनों ब्लंडर मिस्टेक हैं, डी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, पहला गलत है। मंत्रीगण किसी भी सदन में सदस्य हो सकते हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। संविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के भीतर उस सदन का सदस्य होना आवश्यक होगा। ठीक है, सॉरी, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ठीक है, अगर उसको जो है मंत्री बनना है तो।
और सदस्य नहीं है तब भी वो मंत्री बन सकता है, ठीक है, लेकिन उसको सदस्यता लेनी होगी 6 महीने के भीतर। ऐसे ही प्रधानमंत्री के ऊपर है, ठीक है। इन सदन के बाहर का ना लोकसभा ना राज्यसभा का मेंबर भी जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी, ठीक है। अन्यथा 6 महीने के उपरांत वो क्या होगा, मंत्री नहीं रहेगा। देखिए, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री का अधीन होता है, संसदीय कार्य मंत्रालय के नहीं। दूसरा भी गलत है। इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सचिव, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? बताइए, स्वतंत्र भारत में पहली बार कब संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया था? तब ही सृजित किया गया था जब आम चुनाव हुए थे लोकसभा राज्यसभा के, मतलब 1952 का ही समय है ये भी। तो स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1952 में सृजित किया गया। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य जो है वो कैबिनेट मंत्री एवं प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। हल्का सा कन्फ्यूज़न यहाँ हो सकता है कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। गलत है, ठीक है। सचिव सेक्रेटरी है तो ऐसा मतलब नहीं है कि केवल राष्ट्रपति करेंगे सब काम को, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक ही बार प्रयोग हुआ है, कहाँ हुआ है बताइए वो? अनुच्छेद 352, 56, 76, 74। 352 में 74 लाकर गलत मत कर दीजिएगा, पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा करने के लिए सूचित करे। प्रश्न क्रमांक संख्या 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होगी और प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है क्या? अभी तो बताया ना, सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दोनों के दोनों एक बार फिर से गलत हो जाते हैं। डी है इसका आंसर। देखिए बाहर बड़ी तेज़ हवा चल रही है, ठीक है, नॉइस आ सकती है पीछे से। तो संविधान के अनुच्छेद 53(3) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह स्वयं करेगा, संविधान के अनुरूप, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, करवाएगा। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत होता है, तो सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव है, याद रखना। देखिए सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष भी वही होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी। 2 बार आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। इंडिया में तो नहीं है, कनाडा में है क्या? नहीं है, नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, डी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। केंद्र की अलग है और राज्य की अलग है, ठीक है। वहाँ प्रत्येक नागरिक के पास दोहरी नागरिकता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। थोड़ा तीव्र गति से चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, कैसे, कब? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो गया है कि नागरिकता उसने छलपूर्वक ग्रहण की है, यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, ठीक है, देशद्रोही बन गया है वो। बिल्कुल ये सारे के सारे प्रावधान एग्जैक्ट पढ़ने से करेक्ट लग रहे हैं कि हाँ भाई सारे के सारे होंगे और भारतीय नागरिकता को छीन सकते हैं अगर ऐसा करेगा तो कोई। तो चारों, तो उपयुक्त सभी कारणों से किसी ऐसा नहीं है कि सारे कारण, किसी भी एक कारण से जो है केंद्र सरकार द्वारा उस व्यक्ति की नागरिकता ले सकती है, केंद्र सरकार छीन सकती है, निलंबित कर सकती है उसको। अगला प्रश्न भी कुछ नागरिकता से रिलेटेड लग रहा है। 10वां, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है, सरकार की आलोचना करता है। सरकार की आलोचना तो आए दिन होती रहती है, सोशल मीडिया पर भी होती रहती है, ठीक है, न्यूज़ चैनल में भी होती रहती है, तो इससे तो नहीं होगा कुछ। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने से नागरिकता समाप्त नहीं होती है, गलत है।
नागरिकता का परित्याग कर देगा तो नागरिकता चली जाएगी, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो चली जाएगी। पहला दूसरा है कहीं, है सी हो जाएगा इसका आंसर। तो भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाएंगे? देखिए चौथे में तो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है, ये क्या है 10(4)(14) का ए, 14 का ए, इसमें है प्रशासनिक अधिग्रहण, ये भी मैच करने के लिए पूछ लिया था। 2 में नागरिकता, संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1 में। तो भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। इसके बाद आता है भाग 3, तो 11 तक खत्म यहाँ संख्या, इसके बाद 12 से 35 तक जो है अपने मूल अधिकार शुरू हो जाएंगे। फिर 36 से 51 तक राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाए। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एक वाली प्रदान करता है, यूएसए की दोहरी है। तो भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो भारत के संविधान के अंतर्गत संघात्मक शासन की एक प्रमुख विशेषता है। 13वां प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मापदंड शामिल हैं? कौन कौन से हैं? जन्म से नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता। कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? आप जन्म से प्राप्त कर सकते हो, वंश के द्वारा कर सकते हो क्या? वंश द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है क्या? प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है। क्षेत्र के निगमन द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है क्या? बिल्कुल, सभी से नागरिकता प्राप्त हो सकती है भारत की। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत में जन्म से नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता, किसी क्षेत्र के निगमन द्वारा वहाँ के नागरिकों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। उसके क्लॉज हैं कुछ 7 वर्ष वाला। तो भारत के नागरिकता के बारे में सही विशेषताएं चुनें। फिर से आ गया प्रश्न। तो भारत में राज्य और राष्ट्र की दोहरी तो एलिमिनेट कर दो, जहाँ जहाँ दोहरी है। एकल ही है ना, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो भारत के संविधान का संघात्मक लक्षण प्रदर्शित करती है। ये चीज़ याद रखना, संघात्मक है, एकात्मक, संघात्मक है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। सीधे सीधे पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, भारत के नागरिक को पूर्ण नागरिक और राजनीतिक अधिकार होना चाहिए। नागरिक को अपने राज्य में चुनाव के लिए मताधिकार का अधिकार है। नागरिक को संसद का सदस्य बनने का अधिकार है। बिल्कुल, ये सारे के सारे करेक्ट लगना है पढ़कर, ठीक है। अगर भारत का नागरिक है तो सब कुछ उसको प्राप्त होगा भारत में। तो डी है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के नागरिक को पूर्ण नागरिक एवं राजनीतिक नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक भारतीय जो है नागरिक को अपने राज्य के हर चुनाव में मतदान का अधिकार है, और नागरिक को संसद का सदस्य बनने का, राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने का, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित चुनाव लड़ने का अधिकार, राष्ट्रपति बनने का अधिकार, उपराष्ट्रपति बनने का अधिकार, लोकसभा का स्पीकर बनने का अधिकार, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, ठीक है, जज बनने का अधिकार, डीएम, ठीक है। तो सब कुछ तो अधिकार है भारत के नागरिक को। तो 15 प्रश्न थे ये इंडियन पॉलिटी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। जितने ज़्यादा प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है उतना ही जो है कंठस्थ हो जाता है वो टॉपिक।